टीडीएस क्या होता है, क्यों होता है, कब और कैसे डिडक्ट होता है और आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए कंप्लायंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ टीडीएस? टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टैक्स को डायरेक्टली इनकम सोर्स से ही डिडक्ट कर लिया जाता है। मतलब जब भी आपको कोई पेमेंट मिलता है तो इस पेमेंट का एक हिस्सा एज टैक्स पहले ही डिडक्ट करके गवर्नमेंट को रेमिट कर दिया जाता है। ये सिस्टम सरकार को साल भर रेगुलर रेवेन्यू प्रोवाइड करता है जो देश की पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। सिंपल शब्दों में आपको अपनी इनकम पर टैक्स पे करना ही होता है, लेकिन टीडीएस के थ्रू आपका टैक्स पहले ही डिडक्ट हो जाता है जब आपको पेमेंट मिलती है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, वाई इज़ टीडीएस डिडक्टेड? टीडीएस को इम्प्लीमेंट करने का मेन पर्पस है टैक्स इवेजन को रोकना और टाइमली टैक्स कलेक्शन इंश्योर करना। इसका मतलब ये है कि अगर इनकम के सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर दिया जाए तो सरकार को रेगुलर बेसिस पर रेवेन्यू मिलता रहता है। टीडीएस का एक और फ़ायदा ये है कि टैक्स पेयर्स पर फाइनेंशियल ईयर के एंड में एकदम से टैक्स का बर्डन नहीं आता, क्योंकि वो साल भर में थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करते रहते हैं। यह सिस्टम टैक्स कंप्लायंस को भी आसान बनाता है, क्योंकि सरकार के पास सारे टैक्स पेयर के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर, हु शुड डिडक्ट टीडीएस, यानी टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा। अब ये समझना ज़रूरी है कि टीडीएस डिडक्ट करने का जिम्मेदारी किसका है। टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी उन सभी एंटिटीज़ की होती है जो स्पेसिफाइड पेमेंट्स करते हैं। ये एंटिटीज़ हो सकते हैं कंपनीज, इंडिविजुअल, एचयूएफ्स, पार्टनरशिप और गवर्नमेंट बॉडीज। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं और आप स्पेसिफिक नेचर के पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ्स जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, उनको कुछ स्पेसिफिक पेमेंट्स पर टीडीएस डिडक्ट करने से एग्जेम्पशन मिलती है। जैसे सैलरी के अलावा अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे, व्हेन शुड टीडीएस बी डिडक्टेड? टीडीएस डिडक्ट करने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरल रूल ये है कि टीडीएस तब डिडक्ट किया जाता है जब पेमेंट किया जाता है या जब रेसिपिएंट के अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाता है, जो भी इसमें से पहले होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, चाहे आप उसको पेमेंट फिजिकली कर रहे हो या आप उसका पेमेंट आपके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी पहले हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को 10 लाख का पेमेंट कर रहे हैं और उस पर 1% टीडीएस एप्लीकेबल है तो आपको कॉन्ट्रैक्टर को 9,90,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और बाकी 10,000 रुपीज़ एज टीडीएस गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे, हाउ मच टीडीएस इज डिडक्टेड एंड अंडर विच सेक्शन? टीडीएस का अमाउंट या रेट अलग अलग टाइप्स के पेमेंट पर होता है और ये इनकम टैक्स एक्ट के स्पेसिफिक सेक्शंस के थ्रू डिफाइन किया गया है। तो आपको हर टाइप के पेमेंट के लिए समझना होगा कि कितना टीडीएस डिडक्ट करना है और कौन से सेक्शन के अंडर ये आता है। यहाँ कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन 192, सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होता है जो एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से होता है। मतलब अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल लिमिट के अंदर आती है तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 194C, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 1% टीडीएस और कंपनीज के लिए 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। नेक्स्ट सेक्शन 194J, प्रोफेशनल फीस जैसे सीए, लॉयर, डॉक्टर को पेमेंट पर 10% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। नेक्स्ट सेक्शन 194H, कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट पर टीडीएस 5% होता है। नेक्स्ट सेक्शन 194I, रेंट पेमेंट पर टीडीएस की रेट प्रॉपर्टी के टाइप के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें लैंड या बिल्डिंग के लिए 10% और प्लांट, मशीनरी या इक्विपमेंट के लिए 2% होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं
जो डिफरेंट पेमेंट्स के लिए TDS रेट स्पेसिफाई करते हैं। तो हमेशा लेटेस्ट इनकम टैक्स रूल्स को रेफर करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे, हाउ टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डिडक्टर एंड डिडक्टी। TDS ट्रांजैक्शन को करेक्टली रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग और कंप्लायंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये समझना होगा कि TDS की डिडक्शन और पेमेंट के टाइम पे अपनी बुक्स में कैसे सही एंट्रीज पास करनी है। चलिए पहले देखते हैं डिडक्टर के लिए। जब आप कोई पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट जैसे सैलरी, रेंट, फीस को डेबिट करें और उसका करस्पॉन्डिंग TDS पेएबल और रिसिपिएंट का अकाउंट क्रेडिट करें। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्टर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, TDS पेएबल अकाउंट क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्टर्स अकाउंट क्रेडिट। जब आप गवर्नमेंट को TDS डिपॉजिट करते हैं तो TDS पेएबल को डेबिट करें और बैंक को क्रेडिट करें। एग्जाम्पल, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब समझते हैं डिडक्टी के लिए। जब आपको कोई इनकम रिसीव होती है जिसमें TDS डिडक्ट हुआ हो तो आपको अपनी बुक्स में ग्रॉस अमाउंट को इनकम के रूप में रिकॉर्ड करना होता है और TDS को रिसीवेबल के रूप में। एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट डेबिट, TDS रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और इनकम अकाउंट क्रेडिट। ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी टोटल इनकम का करेक्ट कैलकुलेशन कर सके और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको TDS डिडक्टेड का क्रेडिट मिल सके। इस तरह दोनों पार्टीज़ अपने रिकॉर्ड्स को सही तरीके से मेंटेन कर सकती है और TDS रिटर्न फाइल करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे, विच TDS रिटर्न इज़ टू बी फाइल्ड एंड व्हेन। TDS डिडक्ट करने के बाद आपको क्वार्टरली बेसिस पर TDS रिटर्न फाइल करना होता है। ये TDS रिटर्न आपका TDS डिडक्शन का समरी होता है जिसमें आप गवर्नमेंट को बताना होता है कि आपने कितना TDS डिडक्ट किया और कहाँ रेमिट किया। डिफरेंट पेमेंट्स के लिए अलग अलग फॉर्म यूज़ होते हैं। आइए हम समझते हैं कि वो फॉर्म्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है फॉर्म 24Q, सैलरी पेमेंट पर TDS के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है फॉर्म 26Q, सैलरी के अलावा किसी भी और पेमेंट पर TDS डिडक्ट किया है तो आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है। अगला है फॉर्म 27Q, अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है जिसमें TDS डिडक्ट हुआ हो तो ये फॉर्म यूज़ होता है। और एक फॉर्म है जिसका नाम है फॉर्म 27EQ, ये फॉर्म TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के लिए होता है, जो कि अलग ही कंसेप्ट है लेकिन TDS रिटर्न जैसा ही फाइल होता है। इन फॉर्म्स को आपको हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद अगले महीने के लास्ट डे तक फाइल करना होता है। जैसे अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए ड्यू डेट होती है जुलाई 31। इन ड्यू डेट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है वरना आपको पेनल्टी लग सकती है। तो हमारा अब अगला सवाल है कि हाउ टू फाइल TDS रिटर्न। TDS रिटर्न फाइल करना पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है। चलिए हम देखते हैं कि कैसे आप TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको TDS रिटर्न को प्रिपेयर करना होता है। आप TDS रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं जैसे रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, या किसी ऑथराइज सॉफ्टवेयर का यूज़ करें जो RPU से सर्टिफाइड हो। दूसरा, जब आप अपना TDS रिटर्न प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी का यूज़ करना होता है। इस फाइल को वैलिडेट करने के लिए ये वैलिडेशन स्टेप ज़रूरी है क्योंकि इससे इंश्योर होता है कि आपकी फ़ाइल में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, वैलिडेट होने के बाद आप ट्रेसेस पोर्टल या इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी वैलिडेटेड फाइल को अपलोड करें और सबमिट कर दें। यहाँ आपको डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करना पड़ता है अगर आपका रिटर्न ऑडिट के लिए लायबल है। और अंतिम स्टेप ये होता है, रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद आपको फॉर्म 27A के रूप में एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। इस एक्नॉलेजमेंट को अपने रिकॉर्ड्स के लिए सेव करके रखें क्योंकि ये प्रूफ होता है कि आपने अपना TDS रिटर्न टाइमली और करेक्टली फाइल किया है। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी TDS रिटर्न को आसानी से फाइल कर सकते हैं और किसी भी कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज से बच सकते हैं।
अगर आपको ये प्रोसेस और भी डिटेल में समझना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। हाउ टू शेयर द डेटा ऑफ TDS विथ योर CA। आपके TDS कंप्लायंस के लिए आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। TDS डेटा शेयर करना एक्यूरेट टैक्स फाइलिंग के लिए ज़रूरी है और आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट से TDS डिटेल्स को एक्सपोर्ट करें। इसमें आपको पेमेंट डिटेल्स, TDS डिडक्शंस और चालान की इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी होती है। दूसरा, एक्सपोर्टेड डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, जैसे आप अलग अलग टैब्स या शीट्स बनाएं हर क्वार्टर के लिए या डिफरेंट पेमेंट टाइप्स के लिए। इससे आपका CA इजीली डेटा को एनालाइज कर पाएगा। और आखिरी, TDS डेटा शेयर करने के लिए सिक्योर मेथड्स का यूज़ करें, जैसे एनक्रिप्टेड ईमेल या क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस जैसे गूगल ड्राइव, जहां आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका CA किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है तो डायरेक्ट एक्सेस देने का ऑप्शन भी देख सकते हैं। इस तरह आप अपने CA के साथ मिलकर अपनी TDS कंप्लायंस को टाइमली और एक्यूरेट रख सकते हैं। दोस्तों, TDS भारत का टैक्सेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है जो टाइमली टैक्स कलेक्शन को इंश्योर करता है और फाइनेंशियल ईयर के एंड में टैक्स बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि TDS कैसे और कब डिडक्ट होता है, कैसे सही एंट्रीज पास करनी है और रिटर्न्स फाइल करनी है। ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर आप सही नॉलेज और टूल्स का यूज़ करें तो आप आसानी से कंप्लायंस मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें अपने सवाल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे कंप्लायंट।